अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का आखिरी जलसा 13 दिसंबर को लाहौर में होगा। पिछले जलसे में यह कह दिया गया था कि इमरान खान इस्तीफा दें, ये डेडलाइन दे दी गई थी और अब अपोजिशन की 11 जमातें अपना आखिरी जलसा लाहौर में 13 दिसंबर को करने जा रही हैं। अपोजिशन ने पहले ही कहा था कि इसके बाद, जलसों के बाद हम इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो असेंबलियों से इस्तीफे भी दिए जाएंगे। आज ये खबर गर्दिश करती रही कि कल एक अहम मुलाकात हुई जिसमें नून लीग के सदर शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, पीएमएलएन की नायब सदर मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी उस मीटिंग में मौजूद थे। और जरा ये बताते हैं कि उस मीटिंग में इस पर बात हुई है कि और इस पर इत्तेफाक हुआ है कि 13 दिसंबर को नून लीग जलसे में इस्तीफे का ऐलान कर सकती है, असेंबलियों से इस्तीफे का ऐलान कर सकती है। और यह भी बात हुई है कि लॉन्ग मार्च भी इन जलसों के बाद किया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या नून लीग ने यह फैसला कर लिया है और क्या इस बात पर दूसरी पार्टी से मुशावरत की गई है या नहीं, इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर साहब ने। जुबैर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आज ये खबर गर्दिश करती रही है कि कल एक अहम मीटिंग हुई है जिसमें हमजा शहबाज थे, मरियम नवाज साहबा थी और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ साहब भी थे और उसमें इस बात पर इत्तेफाक हुआ है कि असेंबलियों से इस्तीफे का ऐलान किया जा सकता है 13 तारीख को लाहौर के जलसे में। क्या इस बात पर इत्तेफाक हो गया है जुबैर साहब? क्या ऐसी कोई इतलात है? क्या 13 दिसंबर को लाहौर में नून लीग इस्तीफे का ऐलान कर सकती है? नहीं, मेरा ख्याल है ये नून लीग का फैसला तो होगा भी नहीं शहजाद। ज़ाहिर है 11 जमातें हैं और पीडीएम का मुतफ़क्का ये फैसला होगा जो भी लॉन्ग मार्च के हवाले से या इस्तीफ़ों के हवाले से। सो अभी उस पर कोई फ़ैसला नहीं हुआ, आइंदा चंद दिनों में फ़ैसला होगा और ये पीएमएलएन की अपनी मर्ज़ी नहीं होगी। ज़ाहिर है हम पार्ट हैं पीडीएम का और उसी पर ये फ़ैसला किया जाएगा और 13 तारीख को उसके मुताबिक फिर ऐलान किया जाएगा, लेकिन इस वक्त तक कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ। तो 13 तारीख को जलसे में इस बात का इम्कान नहीं है कि नून लीग ऐलान कर दे, ऐलान कर दे कि हम असेंबलियों से इस्तीफे देने जा रहे हैं? शहजाद, अगेन मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि एक तो नून लीग का ये तो जलसा नहीं है, नून लीग तो होस्ट है, लेकिन ये पीडीएम का जलसा है। पीडी फॉर्म से एक फैसला जो भी होगा, मुतफ़क्का फैसला, जो उससे पहले मीटिंग में पीडीएम की जो लीडरशिप है जो फैसला करेगी कि 13 तारीख के बाद, आपको पता है कि लास्ट जलसा है, उस हवाले से जो शुरू हुआ था गुजरांवाला से और फिर दूसरी शहरों में जलसे हुए हैं। सो ये लास्ट जलसा है, शो ऑफ पावर है और हम समझते हैं कि हमने इतना अवाम को अपनी तरफ मुतवज्जह कर लिया है और उनकी पज़ीराई हमें हासिल है चारों सूबों में और आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में, कि अब हम इसका जो आगे का मरहला है उसका ऐलान जो है इंशाअल्लाह ताला 13 तारीख को करेंगे। सही। तो अब तक इस्तीफे वाली इशू पर आप लोगों की आपस में पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर मुख्तलिफ पार्टी से मुशावरत हुई नहीं है इस पर अभी बाकायदा? नहीं, बिल्कुल हुई है, लेकिन सिर्फ ये जो बात हुई थी, जो पहले दिन से बात थी जी कि इस्तीफे पॉसिबिलिटी है। नहीं, मैं सवाल ये कर रहा हूं कि किस दिन जाके ऐलान करना है, इस पर तो अभी तक कोई इत्तेफाक नहीं हुआ है मुख्तलिफ पार्टीज के दरमियान। नहीं, अभी कोई इत्तेफाक नहीं, अभी कोई इत्तेफाक नहीं हुआ। तो वे फॉरवर्ड क्या और है? हम ये भी समझते हैं, अब ये भी समझते हैं शहजाद, हम ये भी समझते हैं कि हो सकता है उसकी ज़रूरत भी ना आए। हो सकता है कि हम पहले मरहले में लॉन्ग मार्च का ऐलान करें और आपको पता है लॉन्ग मार्च जब होती है, और पिछली जो लॉन्ग मार्च थी तो गुजरांवाला तक जब पहुँचे थे तो फैसला आ गया था, जो मकसद था वो हल हो गया था। तो इंशाअल्लाह ताला अब भी शायद गुजरांवाला तक पहुँचने तक फैसला हो जाएगा। अच्छा, लेकिन जुबैर साहब, एक मसला ये होता है कि पाकिस्तान की तारीख में भी हमने देखा है कि लॉन्ग मार्च से हुकूमतें कमज़ोर ज़रूर हुई होंगी लेकिन हुकूमत गिरती नहीं है, क्योंकि एक लॉन्ग मार्च का मसला ये होता है कि काउंटडाउन जो है ना, फिर वो शुरू हो जाता है ऑपोजिशन का, जो चैलेंज कर रहा होता है कि हम हुकूमत गिरा के दिखाएंगे। यही हुआ इमरान खान साहब के धरने में 126 दिन बैठे रहे। मौलाना फजल रहमान साहब कह के गए थे कि यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक इस्तीफा नहीं आएगा, उनको भी 10-12 दिन के बाद यहाँ से जाना पड़ा। तो काउंटडाउन फिर आपका शुरू हो जाएगा जब आप ये ऐलान करेंगे कि हम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और इस्तीफा लेने के लिए आ रहे हैं। अरे काउंटडाउन तो जाहिर सी बात है, जब आप एक इतनी हाई रिस्क गेम खेल रहे हैं और आपने ऐलान किया है कि इस हुकूमत को गिरा के रहेंगे, तो वो तो 20 सितंबर को कर दिया था।
तो पीडीएम के लिए चैलेंज तो है, बहुत बड़ा चैलेंज है। हमने चैलेंज कबूल किया है, इस वजह से कबूल किया है कि अब पिछले 2 ढाई महीनों में हमने जो देखा है कि अवाम क्या चाहते हैं, अवाम कितने परेशान हैं इस हुकूमत से, तो हम काफ़ी उसमें अपने मकसद में हम समझते हैं कि अभी तक हम कामयाब हुए हैं और आइंदा भी कामयाब होंगे। देखिए ना, कोई भी सक्सेस या फेलियर जो है वो 100% गारंटीड तो नहीं होती है, लेकिन आपको फेल फॉर द लैक ऑफ एफर्ट्स नहीं होना चाहिए और हमारी एफर्ट्स भरपूर अंदाज में होगी। और हम समझते हैं कि ये हुकूमत जो है वो इतनी वीक हुकूमत है और मज़ीद वीक हो गई है पिछले 2 ढाई महीनों में, एक्सपोज होके बाहर आ गई है। जिस तरह से इन्होंने हैंडल किया है जलसों को, जिस तरह से मईशत की हालत है, तो जाहिर सी बात है अवाम भी चाहते हैं। और वो जो आपने ये इमरान खान का जो रेफरेंस देते हैं ना 2014 का, इमरान खान के पास 29 या 30 सीटें थी, नून लीग के पास 186 सीटें थी, तो कामयाब हो ही नहीं सकते। और बाकी लेकिन सारी वैसे आप लोग पार्लियामेंट कह जो रहे हैं थी कि हम वो नून ऑलरेडी लीग के साथ खड़ी कामयाब हो थी। गए हैं, अब हुकूमत ये कहती है कि आप बेशक बड़े जलसे कर लें, हमने इससे बड़े जलसे किए थे, चाहे उनकी सीटें कम हो, कहते हैं कि जलसे हमने इससे बड़े किए थे, फिर भी हम हुकूमत गिराने में नाकाम रहे थे। तो फिर आपको क्या गारंटी है कि बगैर बड़े जलसे अगर आपने तो उससे हुकूमत गिर जाएगी, या इमरान खान उससे प्रेशर में आके इस्तीफा दे देंगे? बहुत बहुत वही बहुत क्लियर डिफरेंसेस हैं। एक तो ये है कि 2014 का जब धरना किया गया था तो मईशत को कोई प्रॉब्लम नहीं था, मईशत ऊपर जा रही थी। मतलब कोई भी आप एदाफ देख लें, ग्रोथ रेट देख लें, इन्फ्लेशन देख लें, फिस्कल डेफिसिट देख लें, इंटरेस्ट रेट्स देख लें, एक एनवायरनमेंट बिल्कुल। और इसी वजह से वो इमरान खान की आप जितनी भी स्पीचेस निकाल के देखेंगे वो उस तरह से अटैक नहीं कर रहे थे कि मईशत का बुरा हाल है। ना गैस की प्राइसेस ऊपर थी, ना बिजली की प्राइसेस इतनी ऊपर थी। तो एक तो सबसे बड़ा एक वो फ़र्क था कि अवाम जो थे वो मुतमईन थे। दूसरी बात ये थी, 1 साल पहले 186 सीटें लेके पार्लियामेंट में नून लीग पहुंची थी। या तो ये होता ना कि 2-4 सीटों का फ़र्क होता और वो क्लेम करते कि जी बड़ी बेईमानी हुई है, बड़ी धांधली हुई है, कह तो वो रहे थे, लेकिन इतने बड़े डिफरेंस पर कोई भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। जुबैर साहब, अब मामला यह है कि सियासी चैलेंज के साथ साथ एक कानूनी चैलेंज भी है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला दे दिया है अल अजीजिया केस में और एवनफील्ड केस में नवाज शरीफ को बाकायदा इश्तिहारी करार दिया गया है। कहा गया कि इश्तिहार भी दिए, नोटिस दिए, लेकिन वो जानबूझ के अदालत का सामना नहीं कर रहे हैं। तो अब नवाज शरीफ क्या करेंगे? क्या पाकिस्तान वापस आएंगे? और अगर वो पाकिस्तान वापस नहीं आते तो जो अदालती रिलीफ उनको चाहिए, जो उनकी अपील पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो तो नहीं सुनी जा सकती। अदालती रिलीफ के तो वो इख्तियार नहीं होगा उनके पास। देखिए, हम समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ कानूनी तौर पर बड़ी ज़्यादती की गई है। वो जज जाहिर सी बात है अब इस दुनिया से चले गए हैं, तो उनको मुतनाज़ा अब बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि उन जज ने जो फ़ैसला दिया था उस फैसले की ही नज़र से हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट ने उनको उनकी जॉब से फारिग कर दिया था उनके मिसकंडक्ट पर। तो जब जिस जज को मिसकंडक्ट पर फारिग कर दिया था उस पर आप नवाज शरीफ को ज़ाहिर है सज़ा दे रहे हैं। तो ये तो जो पाकिस्तान में जो इंसाफ के तकाज़े हैं वो जब पूरे होंगे और हम समझेंगे कि इंसाफ के तकाज़े पूरे हुए तो हमारी पार्टी जो है खुद मियां नवाज शरीफ को कहेगी कि वो वापस आएँ। लेकिन जब तक इंसाफ के तकाज़े, हम गर्दन नहीं फंसा सकते। नवाज शरीफ ने एक दफ़ा से ज़्यादा प्रूव किया कि वो डर और खौफ से लंदन में नहीं बैठे हैं। अगर उनको डर खौफ होता तो वो 2018 में अपनी बेटी को लेके ना आते। सो वी आर एब्सोल्युटली क्लियर कि इंसाफ के और कुछ दुनिया, आप सुप्रीम कोर्ट 10 दफ़ा कह चुके हैं, साद रफ़ी का आप फैसला पढ़ लें, आप शहबाज शरीफ साहब का फैसला पढ़ लें, आप सुप्रीम कोर्ट के कमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस वगैरह पढ़ लें, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इसीलिए लाहौर आए हाई क्योंकि कोर्ट वो के। यहाँ पर मौजूद थे, वो मफरूर या इश्तिहारी नहीं डिक्लेयर हुए थे। नवाज शरीफ का केस आगे बढ़ नहीं सकेगा जब तक वो नहीं आएंगे। अब तो ये बाकायदा तहरीरी तौर पे उनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया है। अदालती रिलीफ वो नहीं मांग सकते। साद रफी को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला इसलिए क्योंकि वो यहाँ पे मौजूद थे। वो मफरूर होते तो शायद उनका केस भी सुप्रीम कोर्ट ना सुनती। देखें, एक तो बहुत बड़ा फ़र्क है ना कि नवाज शरीफ लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। हम एक जद्दोजहद कर रहे हैं, एक पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इसमें नवाज शरीफ को लीड करना बैठ के बाहर से, ये इसका फोकल पॉइंट है, सेंट्रल फोकल पॉइंट है हमारी तमाम जद्दोजहद का। हम ये इस जद्दोजहद को कुर्बान नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में जहाँ इंसाफ के तकाज़े भी ना पूरे किए जाएँ और हम अपनी जद्दोजहद
जदोजहद को कुर्बान करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो यहाँ आ जाए। वो जब इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे, मसला ये है कि इंसाफ के तकाजे आपके ख्याल में पूरे नहीं हो रहे, इसलिए वो बाहर है, ना कि अपनी सेहत की वजह से ना। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब, हमारे साथ मौजूद। शामिल करते हैं एक ब्रेक और उसके बाद हम मजीद बात भी करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। 2 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में इश्तिहारी करार दिया था और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 3 सफ़ात पर मबनी अपने तहरीरी फैसले में लिखा है कि नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए, अदालत में हाजिरी के लिए अखबारात में भी इश्तहारात शायर किए गए, नोटिस वारंट गिरफ्तारी और इश्तहारात के बावजूद नवाज शरीफ अदालत में पेश नहीं हुए। नवाज शरीफ अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन रहे। नवाज शरीफ को अदालती तलबी और केस में पेशी का इल्म है, लेकिन साबिक वजीर आजम बैरून मुल्क गए और वापस नहीं आए। अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि नवाज शरीफ के खिलाफ ज़ाब्ता फौजदारी दफा 87 के तहत कार्रवाई मुकम्मल हो गई है और उन्हें अदम हाजिरी पर इश्तिहारी मुजरिम करार दिया जाता है, जबकि नवाज शरीफ के जामिनों को शो कॉज नोटिस जारी करने का हुक्म भी दिया गया है। केस की अगली समाअत अब 9 दिसंबर को होगी। बुध को होने वाली समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देते हुए जमानती मचल के जब्त करने का हुक्म भी दिया था। समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अपने रिमार्क्स में कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक जज अरशद मलिक का कंडक्ट भी देखना है, क्योंकि इसके असरात डायरेक्ट फैसले पर हैं। अदालत का कहना था कि जज अरशद मलिक ने भी एक बयान हल्फी दिया था जिससे रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब इस केस में कोई नया मोड़ आ सकता है, क्योंकि आज एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए हैं, जिसके बाद अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या साबिक जज अरशद मलिक की वफात का नवाज शरीफ के केस पे कोई असरात मुरत्तब होंगे या नहीं होंगे। दिसंबर 2018 में साबिक जज अरशद मलिक ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल की सजा सुनाई थी। इस केस में जुलाई 2019 में ड्रामाई मोड़ आया था, जब 6 जुलाई 2019 को मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने जज अरशद मलिक की एक मुबैना खुफिया वीडियो दिखाई और मुस्लिम लीग नून ने यह इल्जाम लगाया था कि इस वीडियो में जज अरशद मलिक ने इस बात का एतराफ़ किया था कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई है और अरशद मलिक ने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दबाव में दिया था। वीडियो मंजर आम पर आने के बाद साबिक जज अरशद मलिक ने इस मामले पर अपना बयान हल्फी भी जारी किया था, जिसमें उनका कहना था कि उन पर शरीफ खानदान और उनके साथियों की तरफ से दबाव डाला गया था कि वो अपना बयान रिकॉर्ड करवा दें कि उन्होंने फैसला दबाव में दिया था। जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के 7 रुकनी इंतजामी कमेटी ने मामले की इंक्वायरी की और जुलाई 2020 में साबिक जज अरशद मलिक को जुडिशल कंडक्ट पर बरतरफ कर दिया गया था। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने के बाद और साबिक जज अरशद मलिक के इंतकाल के बाद सवाल यह पैदा हो रहा है कि अब नवाज शरीफ के फैसले पर क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून शाह खबर साहब। शाह खबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। शाह साहब, ये बताइएगा कि अब 2 मामला हमारे सामने हैं। एक तो जो अपील है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया और एवनफील्ड केस की, उसके हवाले से अब क्या हो सकता है अगर नवाज शरीफ को बाकायदा इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया अदालत ने। और दूसरा मामला यह है कि इसी केस की समाअत के दौरान यह भी कहा गया था अदालत की जानिब से कि जज अरशद मलिक का जो कंडक्ट है उसको भी देखना होगा, क्योंकि इसके डायरेक्ट असरात हो सकते हैं फैसले पर। अब जज अरशद मलिक साहब का आज इंतकाल हो गया है, तो उसके क्या असरात पड़ेंगे इस मामले पर, इस केस पर? जी, मैं गुजारिश ये करता हूँ कि ये 2 आपने बताया कि 2 पहलू हैं जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिन पे काम किया है या करना है। एक तो उनकी जो अल-अजीजिया फैसले में जो उनको सजा हुई थी, उसकी सजा के खिलाफ एक अपील जो है वो ज़ेर समाअत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में, और वो वही बेंच है जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी करार दिया। दूसरा जो पहलू था वो ये था कि उनकी अदम हाजिरी की वजह से जब उनको बुलाया गया, तलब किया गया, फिर उनके वारंट निकाले गए, फिर वो दफा 87 की कार्रवाई कंप्लीट करने के बाद उनको इश्तिहारी मुलज़िम करार दे दिया गया। मैं समझता हूँ कि मेरी तजुर्बे में ये बात पहले कभी भी नहीं है कि किसी एपेलेट कोर्ट ने, जो कि अपील की अदालत होती है, जो कि इस वक्त डिवीजन बेंच है हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उन्होंने कभी अज खुद किसी को इश्तिहारी करार नहीं दिया। ये एक फर्स्ट इम्प्रेशन का एक फैसला है। लेकिन जहां तक उनकी अपील का ताल्लुक है,
जो कि दफा 423 जो है वो उसमें देखना ये होता है कि इस हाई कोर्ट जो कि किसी अपील के फैसला करना है वो भी सजा के खिलाफ, तो उसको क्या करना है। तो उसके बारे में दफा 427 ज़ाब्ता फौजदारी उसकी वजाहत करती है कि कोई भी अदालत जिसके सामने अपील ज़ेरे इल्तवा है, अगर उस केस का रिकॉर्ड अदालत के सामने हो और अगर अपील कुनंदा के वकील या प्रोसिक्यूटर या प्लीडर अगर वो मौजूद हों, तो उनको सुनने के बाद वो उसका फैसला कर सकते हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर नवाज शरीफ इस केस में या उनके वकील भी इवन मौजूद नहीं है और इवन प्रोसिक्यूटर भी मौजूद नहीं है, तो अगर मुकदमे का रिकॉर्ड वो उनके सामने है, तो वो रिकॉर्ड को देखने के बाद, चूंकि रिकॉर्ड में तमाम शहादतें होती हैं, तमाम दस्तावेजी सबूत, जितने उधर जुबानी शहादतें दी गई है, वो सारा उनके सामने होता है। तो उसको एवेल्युएट करने के बाद वो उस अपील का फैसला मुल्जिम या उसके वकील की गैर मौजूदगी में भी कर सकती है। तो मैं समझता हूँ कि अभी आइंदा जो समाअत होगी उसमें जो अपील उनके सामने है उस पे वो मेरिट पे फैसला करने के मजाज होंगे और उनको इश्तिहारी करार देने की वजह से ये नहीं होगा कि उनकी अपील नहीं सुनी जाए। लेकिन ये कहा जाता है ना कि शाह खबर साहब कि अगर कोई मफरूर है, कोई इश्तिहारी है, तो फिर उसके तमाम ये कानूनी राइट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, फिर वो अदालत से रिलीफ नहीं मांग सकता मजीद। देखिए, बात यह है कि चूंकि अपील का फैसला तो उन्होंने दफा 423 जो मैंने अभी अर्ज की है ज़ाब्ता फौजदारी, वो तो उन्होंने करना ही करना है। वो तो उसके मेरिट्स पे करेंगे, चाहे वो उनके वकील होंगे या नहीं होंगे। लेकिन एक चीज जरूर है कि कोई भी इश्तिहारी मुल्जिम अगर फर्ज करे जो भी फैसला होता है, अगर हम ये फर्ज कर लें कि अपील खारिज हो जाती है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच खारिज कर देता है, तो उसके बाद ये जरूर बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट में उनका राइट ऑफ अपील जो है, स्पेशल लीव टू अपील जो है, वो क्या उनको हासिल होगी या नहीं होगी। वहां पे इनको मुश्किल पड़ेगी कि अगर खुदा न खास्ता अगर हम ये प्रिज्यूम कर लें या कि ये अपील खारिज हो जाती है और फैसला बहाल रहता है उनकी सजा का, तो उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ये जरूर उनको रिक्वायर कर सकती है कि आप पहले सरेंडर करें बिफोर द लॉ, उसके बाद आपकी जो लीव टू अपील है, क्रिमिनल लीव टू अपील, उसका ये जो जज अरशद मलिक साहब वाला मामला है वो कैसे असरअंदाज हो सकता है इस केस पे? देखिए, अरशद मलिक साहब का ये है कि देखिए, अरशद मलिक साहब का जो कंडक्ट है वो तो अभी दुनिया में नहीं रहे, उसको जरूर देखा जाएगा अपील की समाअत के दौरान कि उसका किस हद तक जो है अपील की उस पर असर होगा, उसको जरूर मद्देनजर रखा जाएगा। लेकिन जहां तक अरशद मलिक साहब ने जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा और उनके बाकी लोगों के खिलाफ जो एक मुकदमा दायर कर रखा है अपने एक मुस्तगीस की हैसियत से, कंप्लेनेंट की हैसियत से, वो मुकदमा अपनी जगह पे कायम रहेगा और उसमें जो शहादतें हैं वो सारी गुजारी जाएंगी। और चूंकि जब एक बंदा कोई दरख्वास्त देता है या मुस्तगीस होता है या कंप्लेनेंट होता है और वो जब केस रजिस्टर हो जाता है, तो वो फिर कंप्लेनेंट जो है वो इतना रेलेवेंट नहीं रहता, वो फिर स्टेट उसकी पैरवी करती है, तो वो केस अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शाह खबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। करते हैं एक ब्रेक और इसके बाद एक और इशू पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, वजीर आजम इमरान खान की खास तवज्जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर रही है और इसी सिलसिले में अप्रैल 2020 में कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए एक बाकायदा पैकेज का ऐलान किया गया जिसमें भरपूर मराद कंस्ट्रक्शन सेक्टर को दी गई। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का भी ये कहना है कि तारीख में उनको इस तरह की मराद पहले नहीं दी गई हैं। सबसे इसमें अव्वल चीज़ तो ये थी कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बाकायदा एक इंडस्ट्री का स्टेटस दिया गया और ये कहा गया कि जो विद होल्डिंग टैक्स या जो मुख्तलिफ टैक्सेस इस सेक्टर से मुंसलिक हैं उनको ख़त्म करके कंस्ट्रक्शन सेक्टर को फिक्स टैक्स रिजीम में लाया जाएगा। बैंक्स को भी पाबंद किया गया कि वो अपने पोर्टफोलियो का 5% जो है वो लेंड करें रियल एस्टेट सेक्टर को, यानी कि तकरीबन 350 से 400 अरब रुपए की फाइनेंसिंग बैंक्स के जरिए आएगी, जो कि इंडिविजुअल्स के लिए भी होगी ताकि वो हाउस मॉर्गेजिंग कर सके, मॉर्गेज फाइनेंसिंग कर सके, और जो बिल्डर्स हैं वो भी इस फाइनेंसिंग को इस्तेमाल करके प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग हासिल कर सकें। और एमनेस्टी भी दी गई थी जिसका मतलब ये था कि 31 दिसंबर 2020 तक अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स को रजिस्टर करवा लेते हैं FBR से
तो इसका मतलब ये होगा कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के जराए बताने की जरूरत नहीं होगी कि वो लैंड आपने कहां से खरीदी, जो आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि वो पैसा कहां से आएगा, ये सोर्स आपसे नहीं पूछी जाएगी। और ये लिमिट जो है 31 दिसंबर के लिए थी, लेकिन अब बिल्डर्स और डेवलपर्स ये मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से कि इस तारीख को आगे बढ़ाया जाए, जो एमनेस्टी उनको दी गई है उस तौसीक की जाए। और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनको ये कहा गया था कि वन विंडो ऑपरेशन बनाए, ताकि जो एनओसीज का मामला होता है बिल्डर्स के लिए अपने प्रोजेक्ट्स पे मुख्तलिफ उनको एनओसीज देनी पड़ती है, वो मामला जल्द से जल्द हो जाए और बिल्डिंग के अप्रूवल उनको मिल जाए। लेकिन अब ऐसा कहने में आ रहा है कि बहुत सारी अथॉरिटीज़ ने इस पर काम नहीं किया है, जिसकी वजह से जो एनओसीज हैं उनको मिलने में ताख़ीर हो रही है। इस पर हम मजीद बात भी करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है फयाज इलियास साहब ने, अबाद के चेयरमैन है। बहुत बहुत शुक्रिया फयाज साहब, आपने हमें वक्त दिया। फयाज साहब, ये इस साल जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कंस्ट्रक्शन पैकेज का ऐलान किया था ताकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को फ़रोग दिया जा सके, उसमें एक अहम ऐलान ये भी था कि जो सरमायाकार होंगे इस सेक्टर के, उनके लिए ये एमनेस्टी होगी कि उनको अपने ज़राए आमदन नहीं बताना पड़ेगा अगर 31 दिसंबर 2020 से पहले वो इसका हिस्सा बनते हैं, और इसके अलावा जो उनका टैक्स होगा वो भी फिक्स टैक्स पर होगा। तो अब बिल्डर्स की तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो डेडलाइन है 31 दिसंबर 2020 की, उसको मजीद एक्सटेंड कर दिया जाए। इसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद इकबाल साहब मुझे इनवाइट करने के लिए। देखें, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो दर्जा हमें दिया गया ऑन अप्रैल 2020 में, उस वक्त जब हम इस पैंडेमिक से गुजर रहे थे, और जैसा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है आफ्टर एग्रीकल्चर, जो जॉब्स प्रोवाइड करती है स्किल्ड अनस्किल्ड लोगों को के लिए, जो है इसमें जॉब्स की जो है इसमें मौके इसमें मौजूद होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अपने विजन के तहत जो इस इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए जो इंसेंटिव दिए, उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट या इंसेंटिव तो ये था कि जो उन्होंने इस कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री का जो दर्जा दिया, जिसके तहत बेतहाशा जो है वो जो फवायद या जो मौके हैं वो इस इंडस्ट्री को भी मिल सकें। और दूसरी इसी के साथ साथ इन्होंने जो स्पेशल कंस्ट्रक्शन पैकेज का जो अनाउंसमेंट किया कि इस इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए कि वो लोग जिनकी जो इन्वेस्टमेंट या इनकी जो वो प्रॉपर्टीज जो प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं और जिसमें उनको रजिस्टर्ड करते हैं वो 111 के तहत, और वो अपने आपके रजिस्ट्रेशन जो है 31 दिसंबर 2020 से पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो उसमें इनके लिए बहुत ज्यादा इंसेंटिव मौजूद हैं कि अगर आप अपने किसी प्रोजेक्ट को इसमें रजिस्टर्ड करते हैं तो उसमें 1:10 की जो है आपको बेनिफिट इसमें मिलते हैं। जैसा कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट को रजिस्टर्ड करने के बाद उसमें जो टैक्स पे करते हैं उसका तकरीबन 10 गुना जो है आपको उसमें बेनिफिट मौजूद है। ये पैकेज जो है 111 के तहत जो इंसेंटिव है, ये सिर्फ जो है बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए नहीं है, ये उन इंडिविजुअल कंज्यूमर्स और के लिए भी है, उन लोगों के लिए भी जो इस इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक अपना घर बनाना चाहते हैं। ठीक, बट अब ये मुतालबा क्यों किया जा रहा है फयाज साहब कि इसको मजीद एक्सटेंड कर दिया जाए? इसकी डेडलाइन को एक्सटेंड करने का मुतालबा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अच्छा खासा वक्त दिया था वैसे नवंबर 2020 तक का। जैसे कि हम एक तो ऑलरेडी इस पैंडेमिक से हम गुजर रहे थे और इस दौरान कुछ एक्टिविटीज कुछ कम रही, लेकिन एक दूसरा बड़ा मसला जो हमें दरपेश है जैसे कि हम अगर पूरे पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन सेक्टर को देखते हैं तो उसमें चाहे हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल डेवलपमेंट हो, इस पूरे पाकिस्तान में जैसे सिंध का जैसे एक जो डेवलपमेंट है, वर्टिकल ग्रोथ है, ऑलमोस्ट रेशियो इज 80% जो है हमारा कराची शहर जो है वो इस पे है। और दूसरा इसके अलावा आपका LDA है या आपका CDA है या RDA में हम देखते हैं या पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी हम देखते हैं, तो उन तमाम जो रीजन्स हैं या उन शहरों में, बड़े शहरों में जो है इसके जो अप्रूवल के जो प्रोसीजर हैं उनको बड़ा सहल और आसान कर दिया गया है, और उसके टाइम लिमिट्स में उनको जो है अप्रूवल्स दी जाती रही है, जिसके लिए उनको वहाँ पे आज काम करने में या कोई भी प्रोजेक्ट करने में आसानी है। अगेन अगर हम इस तरफ आते हैं सिंध की तरफ, कराची जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, वहाँ हमें कुछ मसाइल दरपेश रहे हैं कि जहाँ पे जो प्रोसीजर है अप्रूवल का उसमें कुछ टाइमलाइन जो है वो ज़्यादा इसमें जो है वो टाइम ज़्यादा इसमें जो है दरकार होता है। तो इसके तहत जो हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को अपील की इस सिलसिले में कि एक तो
जो एज अ विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो इसमें कंस्ट्रक्शन के लिए जो दिया गया है, जो उन्होंने इसमें पेश किया है, अपना दिया है इसमें बेनिफिट, उसके तहत ये प्रोसीजर जो अप्रूवल का ये इसको आसान हाँ, बनाया लेकिन जाए। इसके लिए भी वजीर आजम साहब ने कहा था कि हमने तमाम सूबाई हुकूमतों से बात भी की है और इसके लिए एक वन विंडो ऑपरेशन बनाया जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि सिंध के हवाले से अभी तक इश्यूज मौजूद हैं, क्योंकि ये खबरें सामने आ रही थी कि 250 से 300 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पास पेंडिंग पड़े हुए, उसके अप्रूवल नहीं हो रहे। तो ये जो वन विंडो ऑपरेशन वाली बात की थी, क्या ये सिंध के हद तक इस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है अभी तक? शहजाद साहब देखें, इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने सिंस डे वन जब ये सारे पैकेजेस अनाउंसमेंट किए हैं, वो पर्सनली एवरी थर्सडे इन सारी जो मामला जो रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, चाहे वो अप्रूवल से मुतालिक हों, चाहे यूटिलिटीज अदर यूटिलिटीज या अदर जो इश्यूज हैं उससे मुतालिक है, जो कंस्ट्रक्शन से ताल्लुक रखते हैं, उनको पर्सनली वो इन चीज़ों को जो है टेकअप करते हैं और इनके मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। अब इस सिलसिले में जैसे कि मैंने बताया कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में बेतहाशा इस वक्त जो है केसेस तकरीबन कोई 250 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो एट प्रेजेंट पेंडिंग है, और इसी तरह से जो वो केसेस बेतहाशा पेंडिंग है जो आगे भी मजीद इसमें सबमिट होने हैं। तो हम समझते हैं कि ये ऑल टुगेदर तकरीबन 550-600 केसेस जो हैं वो इसमें अप्रूवल के लिए, जो कि उन प्रोजेक्ट्स या उन बिल्डिंग्स की बात हम कर रहे हैं जो है कमर्शियल एस्पेक्ट से उस पर काम किया जा रहा है या उसमें जो लोगों के लिए वो डेवलपमेंट होनी है। तो इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर साहब ने, गवर्नमेंट ऑफ सिंध है, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उनसे भी 12 मीटिंग्स हमारी होती रही हैं और इनको भी इस चीज के लिए आप कह रहे हैं 550 से 600 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि पेंडिंग है अप्रूवल के लिए। मुल्क भर में क्या हालात है? एलडीए, पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, सीडीए, क्या यहाँ पे कोई बेहतरी आई है या यहाँ पे भी यही हालात है अभी? जैसे देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब का अपने विजन के तहत उन्होंने जैसे पंजाब में है और बड़े शहर हैं, लाहौर एलडीए है, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, सीडीए है, उन शहरों में, उन इदारों में काफी हद तक बेहतरी लाई गई है और वहाँ जो प्रोसीजर है इसका अप्रूवल्स का वो काफी बेहतर हो चुका है उसमें, और विद इन द टाइम लिमिट वहाँ अप्रूवल्स के जो प्रोसीजर वो फाइनलाइज कर दिया जाता है। हम समझते हैं कि जैसे कि ये जो इस चीज से हमें बालातर होकर सोचना पड़ेगा कि ये जो इंसेंटिव या कंस्ट्रक्शन पैकेज है ये किसी एक शहर के लिए नहीं है, ये पूरे मुल्क के लिए है, और इसका बेनिफिट जो या बेनिफिशियरी हर वो बड़े शहर हैं जो इसमें अच्छे और भरपूर तरीके से इस इंडस्ट्री के लिए काम करेंगे। आज अगर हम देखने जाते हैं तो आज जो ये पेंडिंग केसेस, जैसे हम बता रहे हैं कि 250 से ज्यादा केस जो हैं वो इन पेंडिंग है और मजीद तकरीबन इतने ही केसेस जो हैं वो पाइपलाइन में हैं, जो इस चीज के इंतजार में कि जैसे ये केसेस आगे बढ़े तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी तो आपका सिंध हुकूमत है कि ये केसेस प्रोसेस होते हैं और हजारों की तादाद में यहाँ पे लेकिन आप जब कह रहे हैं कि हर जुमेरात को आपकी मीटिंग भी होती है वजीर आजम साहब के साथ, तो ये इशू आपने जब पुटअप किया है और 1.5-2 महीने पहले भी आपने एक सेमिनार में कहा था कि हमें इसको एक्सटेंड करने की जरूरत है, तो क्या कहा गया है वजीर आजम की तरफ से या हुकूमत की तरफ से कि क्या वो इस पर गौर कर रहे हैं, एक्सटेंड करेंगे? क्योंकि एक मसला IMF का भी है, IMF मुतमईन नहीं होता, सेटिस्फाई नहीं होता अगर इस तरह की एमनेस्टीज दी जाए, तो क्या रिस्पॉन्स है हुकूमत पाकिस्तान का इस पर? जैसे वजीर आजम साहब से हमारी टाइमली इस सिलसिले में जो मीटिंग्स होती रही हैं वहाँ पे हमने इनसे ये दरख्वास्त की है कि जो कुछ खास तौर पे कुछ जो ये अप्रूवल के केसेस में कुछ डिले रहा है तो उस सिलसिले में हमें कुछ इसमें टाइम मजीद दरकार होगा, और हमने इनसे दरख्वास्त की कि इस जो 31 अगस्त 2020 में जो मुद्दत ख़त्म होनी है इसमें 1 साल जो है बढ़ाया जाए, और इस हवाले से अगर जो चीज़ें मुमकिन हो IMF से बात की जाए या वर्ल्ड बैंक के सिलसिले में जो भी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है वो अगर हो सकती है तो उसमें इस एक्सटेंशन को बढ़ना चाहिए, ताकि ये जो अप्रूवल प्रोसीजर आगे बढ़ेगा तो इसमें बेतहाशा और केसेस आने हैं। एट प्रेजेंट भी जो है वो जो केसेस जो इस वक्त रजिस्टर्ड हुए हैं इसकी तादाद मजीद और 4 से 5 गुना बढ़ जानी है। सही ब्रीफली अगर आप मुझे ये भी बता सके कि बैंक्स को भी कहा गया था कि वो अपने 5% अपने पोर्टफोलियो जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर पर में देंगे, जो कि तकरीबन 350 से 400 अरब रुपए बनता है। इस हवाले से हमने देखा इश्तिहारात भी आना शुरू हो गए हैं। क्या इंटरेस्ट है, क्या बैंक्स अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और क्या कंज्यूमर जो एंड कंज्यूमर है वो भी अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है बैंक से फाइनेंस से लेकर सरमायाकारी करने के लिए? देखिए, इसमें एट प्रेजेंट तो बैंकिंग सेक्टर भी जो है पिछले पास्ट में हम देखें तो हमें इतनी एक्टिविटीज नजर नहीं आती थी, बट अभी इस मौजूदा सूरत हाल के बाद जो है बैंकिंग सेक्टर भी बहुत फाल तरीके से इसमें काम कर रहा है, और वो टाइमली हमारे
काफी सारे आबाद के मेंबरान हैं, उनके साथ भी इनके जो है वेंचर्स जो है जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में काम किया है और एग्रेसिवली बैंकिंग सेक्टर काम कर रहा है इसमें। अलावा इसके मैं जो है इसमें एक और चीजें आपको बताऊंगा मैं कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो एवरी थर्सडे जुमेरात को जो इनकी मीटिंग होती है उसमें ये बैंकिंग सेक्टर्स के अलावा जो यूटिलिटीज की साइड पे भी हम देखते हैं तो उसमें भी बड़ा इनका डीपली वो उस पर भी फोकस है। और जैसे अभी पिछले दिनों अगर हम देखते हैं तो नेपरा के हवाले से जो इश्यूज हमारे थे, जो कि बिजली के जो मसाइल थे, उसको भी इमीडिएटली जो है इन मसाइल को हल करने के लिए जो है काफी सारे इकदाम उठाए गए। पिछले 15 साल में हमें किसी किस्म का कोई कॉन्क्रीट डॉक्यूमेंट नहीं हमारे पास, या रूल्स अवेलेबल नहीं थे फॉर दिस इलेक्ट्रिसिटी। उस पर भी प्राइम मिनिस्टर साहब की पेशरफ्त जिन्होंने की जब इसमें, तो आज नेपरा ने एक कंज्यूमर सर्विस मैनुअल इसको बाकायदा डिटेल के साथ जो है वो दे दिया गया, जो कि मुल्क के तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उस पर ये लागू होगा और उसमें काफी बेहतरी लाई गई है फॉर एंड कंज्यूमर और फॉर खास बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए। उसी तरह से अगर हम गैस के मसाइल देखते हैं तो उसमें भी बेतहाशा पेशरफ्त हुई है कि जिसमें आसानियां पैदा की गई हैं ताकि ताकि हमारे साथ मौजूद थे फैयाज चेयरमैन आबाद और कह रहे थे कि ये हमने डेडलाइन एक्सटेंड करने का इसलिए कहा है क्योंकि अभी तक कुछ इश्यूज आ रहे हैं, अप्रूवल्स देर से मिलते हैं। खासतौर पे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का इशू है जहाँ पर 250 केसेस ऑलरेडी पेंडिंग है अप्रूवल के लिए और मजीद 200 से 250 केसेस पाइपलाइन में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म ने कहा था कि तमाम सूबे इस पर काम करेंगे, वन विंडो ऑपरेशन होगा ताकि इनको जो एनओसीज की रिक्वायरमेंट होती है बिल्डर्स को वो जल्द से जल्द मिल जाए। लेकिन सिंध में इस पर मुश्किलात आ रही हैं। एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, इस पर मज़ीद बात करेंगे सिंध में। यहाँ के हालात बिल्कुल डिफरेंट है। जो हम इंग्लैंड टूर में गए थे वहाँ के और यहाँ के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट हैं। यहाँ पे हम एक दूसरे को बैक कर रहे हैं और जितना हो सकता है कि हम बात करें एक दूसरे से, और प्रैक्टिस की जहाँ से की बात है कि हम उस चीज़ को काफ़ी मिस कर रहे हैं। और जब भी प्रैक्टिस स्टार्ट होगी तो ये सब चीज़ें एक साइड पे हो जाएंगी, फिर हमारा फोकस क्रिकेट पे होगा क्योंकि सब बहुत ज़्यादा हंगर है उनमें कि यार जल्द से जल्द क्रिकेट स्टार्ट हो। और हर दूसरा बंदा यही चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी क्रिकेट स्टार्ट हो क्योंकि सब मिस कर रहे हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त दौरा न्यूजीलैंड पर है। न्यूजीलैंड का टूर वैसे ही टफ समझा जाता है लेकिन खेल शुरू होने से पहले ही टीम में परेशानियां हैं। इस वक्त जब न्यूजीलैंड टीम पहुंची थी तो उसके बाद पहले ये रिपोर्ट आई कि 6 मेंबर्स ऐसे हैं जिनके कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, जिनमें से 4 नए केसेस थे और अब इसकी तादाद 10 तक हो चुकी है, जिसमें से 6 नए केसेस हैं और 4 के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो हिस्टोरिक केसेस हैं, यानी कि उनको कोविड था और अब कोविड खत्म हो गया, यानी कि वो नेगेटिव हो गए। लेकिन इसके बावजूद आज न्यूजीलैंड की हुकूमत की जानिब से, हेल्थ मिनिस्ट्री की जानिब से ये कहा गया है कि जिन प्लेयर्स को कोरोना वायरस नहीं है उनको भी प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, यानी कि ग्रुप प्रैक्टिस की इजाज़त नहीं दी जाएगी जो कि आज से उनको मिलनी थी। और इसके बाद पीसीबी ने इसका सीरियसली नोटिस लेते हुए एक किया है न्यूजीलैंड की हुकूमत को और बोर्ड को, और इस बात पर उन्होंने सीरियसली पॉइंट रेस किया है कि 9 दिन के बाद ये कहा गया था कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको ग्रुप प्रैक्टिस की इजाज़त दे दी जाएगी, वो इजाज़त नहीं दी गई है। ये भी कहा गया है कि 44 प्लेयर्स के जब टेस्ट नेगेटिव आए तो इस हवाले से किसी किस्म की प्रेस रिलीज वहाँ की हुकूमत या बोर्ड की जानिब से नहीं दी गई है। ये भी इतला थी कि बोर्ड में ये डिस्कशंस भी हुई है, पीसीबी ने ये डिस्कशंस किए कि क्या टीम को वहीं पे रहना चाहिए, टूर मुकम्मल करना चाहिए या टूर कैंसिल करके टीम को वापस बुला लिया जाए। इस पर हम बात भी करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है समीउल हसन साहब ने, मीडिया डायरेक्टर हैं पीसीबी के। बहुत बहुत शुक्रिया समी साहब किया। एक तो ये बाबर आजम साहब का हमने जो क्लिप भी सुनवाया उसमें वो कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल्स बड़े डिफरेंट हैं क्योंकि पाकिस्तान की टीम ने इंग्लैंड का टूर किया था, इंग्लैंड ने बड़ा अप्रिशिएट किया पाकिस्तान टीम को। किस किस्म की मुश्किलात आ रही हैं प्लेयर्स को इस वक्त वहां पर? शहजाद, पहली बात तो जो इंग्लैंड में वो गए थे तो पहले 5 दिन के उनके प्रोटोकॉल्स थे और उसके बाद वो प्रैक्टिस पे चले गए। जो न्यूजीलैंड के प्रोटोकॉल्स हैं वो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने बनाए हैं और वो यूके गवर्नमेंट से बिल्कुल डिफरेंट है और वो इलस्ट्रेट करते हैं कि उनके 0 कोरोना वायरस है न्यूजीलैंड के अंदर, तो उसको देखते हुए उन्होंने बनाए हुए हैं और वो सबके लिए कंसिस्टेंट है। ये नहीं है कि उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान टीम के लिए बनाया, उससे पहले वेस्ट इंडीज की टीम गई थी तो उसके लिए भी यही है और जो न्यूजीलैंडर्स अपने मुल्क में वापस आ रहे हैं क्रिसमस के लिए उनके लिए भी यही है। जो प्रोटोकॉल्स थे उसके हिसाब से
डे 1, 3, 6, 9 और 12 के ऊपर प्लेयर्स की टेस्टिंग होनी थी। और अगर वो एक 14 डे क्वारंटीन पीरियड था जो 8 दिसंबर को खत्म होगा, बट उससे पहले अगर हमारे प्लेयर्स के कोरोना टेस्ट नेगेटिव रहते तो उसी आइसोलेशन फैसिलिटी के अंदर वो ग्रुप्स के अंदर ट्रेनिंग रिज्यूम कर सकते थे। बट अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो सका, क्योंकि हमारे पहले दिन भी टेस्ट के 6 आए, फिर 1 आया, फिर 3 आ गए। तो उन्होंने उस हमारी जो रिक्वेस्ट थी या हमारा एक एक्सपेक्टेशन थी, उस रिक्वेस्ट को उन्होंने डिनाई कर दिया। और अब सूरत हाल ये है कि जहां वो आइसोलेटेड फैसिलिटी के अंदर प्रैक्टिस कर सकते थे, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अब वो 8 को जब डिपेंडिंग हेल्थ एंड सेफ्टी जब वो एग्जिट करेंगे उस बायोसिक्योर फैसिलिटी को, जी, तो वो क्वींसटाउन चले जाएंगे और वहां जाके फिर प्रैक्टिस करेंगे। सही। और आज पीसीबी ने ईमेल भी किया है न्यूजीलैंड की हेल्थ मिनिस्ट्री को भी और बोर्ड को भी, और उसमें आप लोगों ने इन दोनों चीज़ों को बड़ी सीरियसली उठाया है कि ना तो उन्होंने कोई 44 नेगेटिव टेस्ट आने पे प्रेस रिलीज शाया की है, ना ही आज इजाज़त दी गई है प्लेयर्स को ट्रेन करने के लिए। और इस बात पे बाकायदा गौर किया गया था कि इस टूर को कॉल ऑफ किया जाए, प्लेयर्स को वापस बुला लिया जाए। लेकिन प्लेयर्स रुकना चाहते हैं, प्लेयर्स चाहते हैं कि ये टूर जो है कंटिन्यू हो, उनको क्रिकेट खेलने का मौका मिले और वो वहीं पर रहें। जी हाँ, अगर आप न्यूजीलैंड हेल्थ मिनिस्ट्री के बुलेटिन्स देखेंगे तो जब प्लेयर्स पॉजिटिव हुए तो उन्होंने उसको बाकायदा ऐलान किया और उसके हेडलाइंस लगे। बट जब आज 44 टेस्ट नेगेटिव हुए तो उन्होंने उसका तस्करा नहीं किया। और इस इशू को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डायरेक्टली जो न्यूजीलैंड हेल्थ मिनिस्ट्री के चीफ हैं एशले ब्लूमफील्ड, उनके साथ टेकअप किया एक सेपरेट, क्योंकि हम न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, हम न्यूजीलैंड गवर्नमेंट के साथ तो नहीं कर सकते। हमने न्यूजीलैंड क्रिकेट को भी एक सेपरेट ईमेल की थी जिसमें हमने डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया था, क्योंकि जो हमें अंडरस्टैंडिंग दी गई थी वो ये थी कि आज जो डे 9 के रिजल्ट्स अगर नेगेटिव हो जाएंगे सारे 44 के, तो हमारे प्लेयर्स को ट्रेनिंग की इजाजत मिलेगी, जो कि नहीं मिली। ये दोनों हमारे लिए डिसअपॉइंटिंग थे और एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन हमने न्यूजीलैंड क्रिकेट से भी इस इशू को टेकअप किया और नेगेटिव अनाउंसमेंट ना करने के ऊपर न्यूजीलैंड हेल्थ मिनिस्ट्री को लिखा। जहां तक बात रही ऑप्शंस की, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, मुख्तलिफ ऑप्शंस आज के बाद डिस्कस हुए थे। टीम मैनेजमेंट से भी राब्ता किया था, सीनियर प्लेयर इंक्लूडिंग कैप्टन बाबर आजम से भी राब्ता किया था, और वो मोटिवेटेड हैं, वो चाहते हैं कि जब ये जो 14 डे क्वारंटीन पीरियड है खत्म तो वो क्रिकेट को रिज्यूम करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया समीर हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।